नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 14 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है लिक्विडिटी लाइफलाइन और इसमें बताया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उठाए गए कदम से अब जो क्रेडिट मार्केट में बहुत समय से कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी वो ज़रूर दूर होगी। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंक। तो एडिटोरियल सीधे लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहां की आर्थिक विकास एक टॉपिक है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित की गई पहली ट्रांच का मतलब होता है पहली किश्त या पहला भाग, समग्र रूप से वास्तव में प्रभावशाली है। और ख़ासतौर से इसके तहत घोषित किए गए उपाय एमएसएमईज, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां जिन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है, ऐसे 2 प्रमुख और संकटग्रस्त सेक्टर्स को रिवाइव या पुनः सक्रिय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ पैकेज, जो कि करीब करीब 10% ऑफ जीडीपी होता है, उतना स्टिमुलस दिया जाएगा अर्थव्यवस्था को। और इसकी मांग काफ़ी समय से हो रही थी इंडस्ट्रीज के द्वारा और कई अन्य एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि भारत को भी अब एक अच्छी मात्रा में स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस करना चाहिए। तो इसी के चलते भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसकी घोषणा की है। और इसके अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा जो पहली ट्रांच के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एमएसएमई और एनबीएफसीज, इन 2 सेक्टर्स पे खास ध्यान दिया गया है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी कि अस्तित्व बचाने का संकट है, जबकि एनबीएफसी के लिए ये एक लिक्विडिटी का संकट है। तो दोनों सेक्टर्स जो संकटग्रस्त हैं वो अलग अलग तरीके की परेशानी झेल रहे हैं। जहां तक बात एनबीएफसी सेक्टर की है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है लिक्विडिटी को लेकर। इनके पास तरलता की कमी है, यानी कि बैंक्स इन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि आरबीआई की तरफ से ये कोशिश रही है कि बैंक्स को प्रेरित करे कि एनबीएफसीज को ऋण मुहैया कराए, लेकिन बैंक एनपीए की प्रॉब्लम के चलते, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है, उसके चलते इससे बचना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए एमएसएमई सेक्टर की, तो उसके लिए ये एक एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व का संकट है। खासतौर से कोविड-19 और इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते एमएसएमई सेक्टर पे दोहरी मार पड़ी है। आगे एडिटोरियल बात करता है स्टिमुलस पैकेज की, जो कि एमएसएमई के लिए दिया गया है, एनबीएफसीज के लिए दिया गया है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी बताया गया है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ की बड़ी कोलैटरल मुक्त सहायता उन्हें अपने कार्यों को पुनः संचालित करने में मदद करेगी। और ये राशि काफ़ी बड़ी है, 3 लाख करोड़ की। और सरकार ने इस पूरी राशि के लिए एक संप्रभु ऋण गारंटी यानी कि सॉवरेन क्रेडिट गारंटी देकर एक बहुत ही बेहतर कदम उठाया है, क्योंकि बैंक उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। और यही दिक्कत देखी गई है कि पहले भी जब भी आरबीआई ने कोशिश की है कि मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा तरलता को लाए, वहाँ बैंक्स पीछे हटते रहे हैं नए लोन्स देने में, क्योंकि उन्हें हमेशा एनपीएस का डर रहा है कि ये नए लोन भी कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में ना चले जाएं। अब सरकार के द्वारा क्रेडिट गारंटी देने से बैंक्स के ऊपर से ये रिस्क हट जाता है और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बैंक ज़्यादा मात्रा में अब एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट कर पाएंगे, उन्हें ऋण दे पाएंगे। सॉवरेन क्रेडिट गारंटी का यहाँ अर्थ है कि सरकार के द्वारा गारंटी दी जा रही है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोन लेने जाते हैं 100 रुपये का और इसके लिए बैंक आपसे कहता है कि आपको कोई गारंटर चाहिए, तो लोन आपने लिया यानी कि ए ने, बैंक बोलता है कि मुझे एक गारंटर भी चाहिए, तो आपने अपने एक फ्रेंड को बी को बोला कि आप गारंटर बन जाओ। तो ये हैं गारंटर और आप हैं बोरोवर। और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो जिम्मेदारी बी के ऊपर आएगी कि वो इस लोन को चुकाए। तो इसी तरीके से यहाँ एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि बोरोवर है, सरकार ने गारंटर का रोल अपना लिया है। आगे एडिटोरियल बताता है कि ये तो सरकार की ओर से बहुत बेहतर कदम है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को इन ऋणों पर ब्याज की ऊपरी सीमा को तय कर देना चाहिए था। तो सरकार को यहाँ चाहिए था कि एक अपर लिमिट
तय कर देती सरकार कि बैंक्स इतने रेट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं लोन बोरोवर से। और साथ ही साथ इस योजना को 31 अक्टूबर की जगह इस वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता था। तो ये दो सुझाव एडिटोरियल की तरफ से दिए गए हैं और इसकी वजह ये भी है क्योंकि अब भारत में मानसून का मौसम आ रहा है और ऐसे समय में आर्थिक गतिविधियां पारंपरिक रूप से कम हो जाती हैं और इसलिए ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने उधारकर्ताओं को इससे लाभ मिल सकेगा। आगे बताया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए का आंशिक रूप से गारंटीकृत अधीनस्थ ऋण कार्यक्रम यानी कि पार्शियली गारंटीड सुबॉर्डिनेटेड डेट प्रोग्राम और 50,000 करोड़ की निधि योजना यानी कि फंड ऑफ फंड स्कीम एमएसएमई के फाइनेंसेस पर इक्विटी हिस्से को बढ़ावा देने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए सभी विवरण स्पष्ट होने चाहिए। तो एक और तो सरकार ने 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन एमएसएमईज को प्रोवाइड करने के लिए कहा है, जिसमें कि सरकार खुद ही गारंटी ले रही है ऐसे लोन्स की। दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपए का पार्शियल गारंटी सुबॉर्डिनेटेड डेट प्रोग्राम और तीसरा 50,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड स्कीम। ये 3 प्रोग्राम एमएसएमईज के लिए सरकार लेकर आई है और इसको हम और विस्तार से देखेंगे आज की कॉन्सेप्ट्स में। और इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में छूट देते हुए एमएसएमई को लघु बने रहने के विकृत प्रोत्साहन को भी संबोधित किया है। यानी कि एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनको छोटा बने रहने पे ही जो फायदे मिल रहे थे, इसकी वजह से कई सारे एमएसएमई जो काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहे थे वो भी बड़े नहीं बनना चाह रहे थे, वो भी स्केल अप नहीं करना चाह रहे थे। तो इस वजह से एक गलत तरीके का इंसेंटिव स्ट्रक्चर बन गया था, जिसको अब सरकार ने बदलने की कोशिश की है और इसी के लिए उन्होंने एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया है। इसको भी हम की कॉन्सेप्ट सेक्शन में देखेंगे कि परिभाषा को किस तरीके से बदला गया है। अब वर्तमान सुधार में एमएसएमई को मौजूदा प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले पाने के बारे में चिंता किए बिना अपनी स्थिति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे एमएसएमई के लिए फायदा होगा और इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचेगा। जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए भी स्टिमुलस पैकेज यानी कि प्रोत्साहन दिया गया है। तो एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, जिनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इनको 30,000 करोड़ की स्कीम के रूप में बहुत जरूरी लिक्विडिटी बूस्ट यानी कि तरलता प्रोत्साहन मिला है। इसमें सरकार द्वारा उनके कर्ज की पूरी गारंटी दी गई है। साथ ही 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सरकार ने उस अवरोध को भी समाप्त किया है जिसमें बैंक आरबीआई के दबाव के बावजूद ऋण का विस्तार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये समस्या करीब करीब सारे सेक्टर्स के साथ रही है कि आरबीआई के दबाव के बावजूद बैंक्स लैंड करने के लिए तैयार नहीं थे, आगे क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए बैंक्स तैयार नहीं हो रहे थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बैंकों पे दबाव कि उनके एनपीएस काफ़ी बढ़े हुए हैं और वो नहीं चाह रहे थे कि कुछ नए ऋण देके, नए लोन देके वो अपनी समस्या को और बढ़ाएं। और इसी वजह से उन्होंने अपना ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा रखा हुआ है और उसको यूज़ नहीं किया है आगे जिन सेक्टर्स में डिमांड है उनको ऋण देने के लिए। तो इसके द्वारा अब गैर बैंकिंग संस्थाओं में लिक्विडिटी क्राइसिस यानी कि जो तरलता संकट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आगे एडिटोरियल बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये भी काफ़ी संकट से गुजर रही हैं और इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है और सरकार ने कहा है कि 90,000 करोड़ का इन्फ्यूजन यानी कि अंत प्रवाह के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों की तरलता के मुद्दों को भी संबोधित किया जाएगा, जो कि उनके रिसीवेबल्स प्राप्तियों पर प्रतिभूत किया जाएगा और राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित होगा। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये भी काफ़ी संकट में हैं और इनके लिए भी 90,000 करोड़ का इन्फ्यूजन की बात की गई है इस पैकेज में और इसमें जो गारंटी होगी वो राज्य सरकारों की गारंटी होगी। अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि ये घोषणाएं जो सरकार ने की हैं ये संकट के तरलता वाले हिस्से पर केंद्रित हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपना भाषण दिया 2 दिन पहले तो उन्होंने 4 L's की बात की, जिसपे कि सुधार किया जाना चाहिए या रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। तो इन 4 L पे सुधार की ज़रूरत है। तो हमें लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लिक्विडिटी रिफॉर्म्स
और लॉ रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना है। और इसमें ये जो पैकेज है ये खासतौर से लिक्विडिटी वाले मसले को एड्रेस कर रहा है। आगे एडिटोरियल कहता है कि ये संख्या खबर के रूप में भले ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में सरकार को केवल तभी दायित्व वहन करने के लिए कहा जाएगा जब आर्थिक स्थिति निराशाजनक हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो सरकार ने बहुत ही समझदारी के साथ ये फैसला लिया है कि उन्होंने क्रेडिट रिस्क को अपने ऊपर ले लिया है। तो अभी भी जो लिक्विडिटी है वो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैंक्स ऋण देंगे, लेकिन बैंकों को क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि उनको वो जो रकम आगे देंगे ऋण के रूप में वो उन्हें वापस मिलेगी कि नहीं, और इससे उनके एनपीए बढ़ेंगे, तो अब जो डिफ़ॉल्ट अगर होगी तो उसका रिस्क सारा सरकार ले रही है। तो इस वजह से बैंक्स आगे लोन दे पाएंगे, और अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति सही रहती है तो ये लोन बैंक्स को वापस भी मिलेंगे, और इस तरीके से सरकार को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है तो काफ़ी संख्या में फिर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बनेगी, और तब सरकार के लिए एक संकट की बात होगी। आगे एडिटोरियल बताता है कि ऐसी घोषणाएं क्रेडिट मार्केट में विश्वास अवरोध को समाप्त करती हैं और उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को ये आश्वासन देती हैं कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं यानी कि कमिटमेंट्स को समर्थन देने के लिए तैयार है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी क्रेडिट मार्केट्स में कि विश्वास की कमी थी, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी। तो अब सरकार ने इस पैकेज के जरिए यही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि सरकार सारे लोन्स जो आगे बैंक्स देंगे उनके पीछे रहेगी, और अगर कोई भी दिक्कत आती है उन लोन्स को रिकवर करने में तो सरकार की गारंटी होगी, सरकार वो रिस्क को अपने ऊपर ले लेगी। ये संकेत बहुत ही ज़रूरी था एमएसएमई और उनके ऋणदाताओं के लिए, क्योंकि तरलता तो हमेशा से उपलब्ध थी, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी तो थी, बैंक्स के पास भी पैसा था, लेकिन ये केवल उन बोरोवर्स के लिए ही था जो कि सबसे अधिक ऋण के योग्य थे, ना कि जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर खास तौर से ये संकट झेल रहा था, और साथ में एनबीएफसी सेक्टर भी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कि जिनको ऋण की ज़रूरत थी वो शायद ऋण के योग्य नहीं बन पा रहे थे क्योंकि जो गाइडलाइंस के हिसाब से, और बैंक्स भी उनको ऋण देने के लिए आरबीआई के दबाव के बावजूद कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सरकार की सॉवरेन गारंटी के बाद उनमें यह विश्वास आएगा कि अब वो ऋण देना शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वो सरकार के विरोध में ही रहता है और सरकार की नीतियों का हमेशा विरोध करता है, लेकिन इस एडिटोरियल में सरकार की भूमिका को सराहा गया है। तो अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि यहाँ सरकार ने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से निभाई है क्रेडिट मार्केट में विश्वास पैदा करने को लेकर। तो ये थे आज के एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट। तो आज की कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे आत्मनिर्भर भारत, और इन पिलर्स में है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है डेसी। तो यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बात की गई है, और जैसा कि हमने देखा कि इसके 5 पिलर हैं, डिमांड, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है उसको कहा जा रहा है कि ये दूसरा भाग है, और पहला भाग था जो कि आरबीआई के एक्शंस मार्च और अप्रैल के बीच में लिए गए जिससे कि तरलता को बढ़ाया गया इकोनॉमी में, और जो कोविड-19 रिलीफ पैकेज वित्त मंत्री के द्वारा ही अनाउंस किया गया था अप्रैल महीने में। तो ये दोनों उसका प्रथम भाग थे, और अब ये सेकेंड ट्रांच यानी कि दूसरे भाग में खास तौर से रिलीफ दी गई है एमएसएमई सेक्टर को। तो हम एमएसएमई सेक्टर को अब विस्तार में देखते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी दी गई है, यानी कि ऋण की गारंटी। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है यही जो क्रेडिट डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन हो सकते थे उनमें से एक था डायरेक्ट इन्फ्यूजन ऑफ मनी, यानी कि सरकार डायरेक्टली मनी पंप करती इकोनॉमी में, या दूसरा तरीका था कि एमएसएमईज को एक बेल आउट पैकेज देती। और इन दोनों तरीकों में सरकार को पैसे खर्च करने होते हैं डायरेक्टली अप फ्रंट, जबकि अब जो क्रेडिट रिस्क सरकार ने लिया है उसके द्वारा ये हो रहा है कि बैंकिंग सेक्टर ही पैसे खर्च कर रहा है। सरकार अगर डिफ़ॉल्ट होता है तभी पिक्चर में आएगी, नहीं तो नहीं। और इससे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है सरकार ने। और सरकार को ये क्रेडिट गारंटी लेने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि बैंक्स बहुत इच्छुक नहीं थे लैंड करने के लिए,
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई भी वो नया लोन देंगे तो वो उनके एनपीएज में काउंट हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन सरकार ने निकाला कि क्रेडिट गारंटी, जहाँ की सरकार रिस्क ले रही है लोन डिफ़ॉल्ट का, कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। अब देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कौन से 3 प्रपोजल इस पैकेज में दिए गए हैं। तो जो सबसे मेन पैकेज है वो है 3 लाख करोड़ वाला, और ये उन एमएसएमईज पे लागू है जो कि सही तरीके से चल रहे थे लॉकडाउन से पहले तक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो दिक्कत में आ गए हैं। इसमें ऐसे एमएसएमई को कवर किया गया है जिनका आउटस्टैंडिंग लोन, यानी कि जिन पे ऋण का भार अभी मौजूदा स्थिति में 25 करोड़ तक है, या जो 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर रखते हैं। और टर्नओवर का बेसिक मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यूज, तो कितना उनका टोटल रेवेन्यू है साल का, वो उनका टर्नओवर होता है। और ये जो लोन उन्हें दिया जाएगा, इसका जो टेन्योर होगा, यानी कि कितने समय तक होगा, उसकी अवधि होगी 4 साल की, और इस पर मोरेटोरियम रहेगा 12 महीने का, यानी कि जो रीपेमेंट होगा वो 12 महीने बाद ही शुरू होगा। तो इससे भी इन एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को राहत मिलेगी। और इसमें ये कहा गया है कि ये जो लोन है ये एमएसएमई को 31 अक्टूबर 2020 से पहले लेने हैं। दूसरी जो स्कीम है वो है सुबॉर्डिनेट डेट स्कीम। इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ की राशि रखी गई है, और ये उन एमएसएमई के लिए लोन है जो पहले से ही तनाव में थे, यानी कि कुछ स्ट्रेस में थे। तो इसीलिए सरकार इनको जो गारंटी दे रही है लोन के लिए वो पार्शियल गारंटी है, यानी कि 100% गारंटी नहीं है जो कि पहली कैटेगरी में दी जा रही है। और इसके लिए जो अमाउंट रखा गया है वो भी कम रखा गया है, 20,000 करोड़ का। और तीसरा जो प्रपोजल है वो एक फंड के क्रिएशन के लिए है, और जिसका कॉर्पस होगा 50,000 करोड़ का, जिसमें कि सरकार अपनी तरफ से 10,000 करोड़ लगाएगी, और शायद एलआईसी, एसबीआई जैसी संस्थाओं से कहेगी कि वो बाकी के पैसे जुटाएं। इसका उद्देश्य है इक्विटी इन्फ्यूजन करना ऐसे एमएसएमई में जो कि और अपना स्केल अप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो उनको इक्विटी इन्फ्यूजन इस फंड ऑफ फंड्स के द्वारा होगा। अब जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, यानी कि एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। तो एमएसएमई को अब टर्नओवर के बेसिस पे, यानी उनके कितना टोटल रेवेन्यू होता है उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाएगा। और जो डिफरेंस पहले रखा गया था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एमएसएमई में, वो भी अब नहीं रहेगा। अब एमएसएमई एमएसएमई है, चाहे वो सर्विस सेक्टर में काम कर रही हो या मैन्युफैक्चरिंग में। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमेशा एक डर बना रहता था एमएसएमईज को कि वो अपने जो उनको लाभ मिल रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में होने के, वो उनको नहीं मिलेंगे अगर वो बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए एक इंसेंटिव था कि आप छोटे ही बने रहिए। तो जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर जिनका 5 करोड़ तक का है वो माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। और इससे पहले वाली डेफिनेशन में था कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमई है तो 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब स्मॉल को देखा जाए तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की सीमा 10 करोड़ और 50 करोड़ रखी गई है, जबकि ये पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमई के लिए 5 करोड़ थी और सर्विस सेक्टर एमएसएमई के लिए 2 करोड़ थी। तो इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि यहाँ 1 करोड़ 5 करोड़ है और एक एक जीरो लग गया है, तो 10 करोड़ और 50 करोड़ हो गए हैं। माइक्रो से स्मॉल में ये परिवर्तन है। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया गया है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया है 20 करोड़ तक का और टर्नओवर 100 करोड़ का, तो इसको डबल कर दिया गया है। तो यहाँ सिर्फ एक एक जीरो बढ़ गया है और यहाँ डबल कर दिया गया है इसको। और पहले ये था 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 5 करोड़ तक सर्विस सेक्टर के लिए। और ये डेफिनेशन चली आ रही थी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के टाइम से, तो तब से इसमें बदलाव नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही ज़रूरी था और अब इसको एक कानून के द्वारा पूर्णता दी जाएगी। तो अंत में देखते हैं कि इस एडिटोरियल से जुड़े हुए किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी या मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है एमएसएमई के डेफिनेशन के बारे में, पहले क्या डेफिनेशन थी, अब क्या बदलाव हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टर्नओवर अब जुड़ गया है इस डेफिनेशन में और किस तरीके से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो सीमाएं थी उनको बढ़ाया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के। तो आपको पता है कि 5 पिलर हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। D2 ESI देसी,
जिसमें कि डिमांड आता है, डेमोग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, सिस्टम आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर मीन्स की बात की जाए तो एमएसएमई सेक्टर पे सवाल काफ़ी प्रॉबेबल है, पूछा जा सकता है कि इसका रोल क्या है भारतीय इकोनॉमी में और इसको किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसको राहत देने के लिए और आगे क्या करना चाहिए और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है। तो एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। और आपसे पूछा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, और इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध है। तो यहाँ आपको क्लैरिटी के साथ आंसर करना है कि ये सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहा है, ना कि आइसोलेशन के बारे में। तो ये एक नए तरीके के ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है जिसमें कि भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है लेकिन विश्व से अलग थलग नहीं होना चाहता है। तो ये था आज के एडिटोरियल में। मिलेंगे अगली बार एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।